बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं साजिद खान साहब। साजिद खान साहब से मिलके हम कई वीडियोस बना चुके हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह हमारा सिलसिला जारी रहेगा। अमूमन हम करंट अफेयर्स पर और सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन आज एक नए मौजू पर बात करेंगे। साजिद खान साहब PIA में कई साल तक पढ़ाते रहे हैं, कनाडा में भी कई साल तक पढ़ाते रहे हैं। क्या पढ़ाते रहे हैं ये साजिद खान साहब से पूछेंगे। बात से बात निकलती रहेगी और बात बढ़ती रहेगी, तो साजिद खान साहब से पूछते हैं कि ये क्या पढ़ाते रहे हैं। जी साजिद खान साहब। सर, पढ़ाने का सिलसिला ऐसा है कि मेरा जो ख़ानदान है उसे कहा जाता है मास्टरों का ख़ानदान। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मेरे दादा परदादा पढ़ाने से मुंसलिक थे, मास्टर थे हम लोग। और जब मैंने PIA ज्वाइन की तो मुझे तजुर्बा नहीं था, लेकिन एक ऐसा मौका आया कि ये कहा गया कि आप ऐसा कोर्स करना चाहेंगे जो पढ़ाने का हो। तो एक कंपनी साइबर जो एयरलाइन टेक्नोलॉजी के हवाले से ट्रेन करती है, तो मैं उन लोगों में था जिन्हें सेवर के लिए मुंतखब किया गया और मैं कोर्स करके आया। अच्छा, तो अगली बात करने से पहले हमें ये भी बता दीजिए कि साइबर और साइबर क्राइम में एक ही नहीं सर, असल में साइबर का लफ्ज़ आया तो वहीं से है। साइबर क्राइम उस लफ्ज़ से निकाला गया है। अच्छा। वो क्राइम जो नेट के ज़रिए किया जाए, जिसमें कोई शख्स नज़र ना आए, वो साइबर क्राइम कहा जाता है। वो और इसको फिर साइबर क्राइम जो है वो नॉर्मली वाइट कॉलर लोग ज़्यादा करते हैं, टेक्निकल लोग कम करते हैं, उसे समझते हैं। और पहले मैं PIA ट्रेनिंग सेंटर कराची में पढ़ाता रहा। तो जब साइबर आया था पाकिस्तान में, तो शाहिद खान अब्बासी साहब जो थे वो PIA के चेयरमैन थे। और जब उनका मियाँ साहब का तख्ता उल्टा जनरल मुशर्रफ ने, तो जो साइबर के लोग आए हुए थे हमारे साथ ट्रेनिंग करवाने के लिए, वो एक रात को फरार हो गया वापस, जिसके नतीजे में ये हुआ कि साइबर का जो प्रोग्राम था वो मौकूफ़ हुआ और मैं वापस लाहौर आ गया। और मैंने कुछ अर्सा फिर लाहौर में काम किया, फिर मैं कनाडा चला गया। अच्छा, कनाडा में जब जाने के बाद कुछ अर्सा मैंने PIA के साथ काम किया। फिर मैंने एक मौका ये मिल गया कि मैं पढ़ा सकता हूँ उन लोगों को जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती। ठीक है। पहली चीज़ ये थी। और आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनको अंग्रेज़ी बतानी है कि कौन कौन से लफ्ज़ आप बोल सकते हैं। अच्छा, अमूमन जो तालिब इल्म हमारे होते थे वो होते थे जो कनाडा में आके जिन्होंने सियासी पनाह नहीं होती थी, उन्हें ज़ुबान का मसला होता था। तो और मैं था सब्स्टिट्यूट टीचर, क्योंकि जब कोई टीचर नहीं आता था तो वो मुझे बुलाते थे। तो नॉर्मली हफ्ते में 2-3 ऐसे होते थे मुतबादल मुतबादल किस्म का, तो मैं उनके साथ मुंसलिक रहा। फिर उसी ज़माने में मैं टोरंटो लाइब्रेरी बोर्ड के साथ कुछ अर्सा मेरा ताल्लुक़ रहा, किताबों के हवाले से, उर्दू किताबों के हवाले से कि और बड़े सही में छपने वाली किताबों के हवाले से। और ये जो पढ़ाने का सिलसिला, ये बड़ा ही दिलचस्प इस हवाले से है कि आप अपने तालिब से बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी मालूमात में इजाफा होता है, लोग आपके इत्मीनान करते हैं, इतबार करते हैं। और फिर ये है कि अगर आपका तालिब इल्म अच्छा है तो सारी उम्र के लिए वो आपको एक ऐसा दोस्त बन जाता है कि आप कहीं भी हों उससे आपका ताल्लुक़ रहता है। और PIA में पढ़ाना मुझे इसलिए बड़ा सूदमंद रहा कि PIA हमारी जो टिकटें होती हैं स्टाफ की, वो उन्होंने चांस पे होती हैं कि अगर सीट होगी तो आप जाएंगे। तो पढ़ाने की वजह से जो तालिब इल्म बाद में तरक्की करके किसी पोस्ट पर पहुँच जाते थे, कोई ऐसा मसला होता था तो मैं उनसे रिव्यू करता था किसी की मदद करने के लिए, तो बहुत सारी आसानी फराहम हो गई। और PIA में रहते हुए ही मैंने कॉलम लिखना शुरू किया, PIA से इजाज़त लेके। और अदब से भी मेरा ख्याल है इसी वजह से होगी, क्योंकि दुनिया को जितना ज़्यादा आप देखते हैं ना, तो आपको उतनी ज़्यादा दुनिया के बारे में सोचना और देखना पड़ता है कि दुनिया कैसी है। और हम तो असल में इस मुल्क में ख़ासतौर पर कोई की मेहनत है सर कि हमारी तमाम तक दुनिया ये है। और हमारे यहाँ लोगों का जो जीना और मरना है वो बड़ा ही महदूद सा है सर। जीने के लिए तो दुनिया पड़ी है, और मरना तो बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको मौत का खौफ ना हो। ठीक है। अच्छा, तो बॉडी लैंग्वेज के हवाले से ये आपने कहाँ से पढ़ा और कैसे पढ़ा है? अच्छा, ये भी है और कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज का जो था एक अलग कोर्स था जो साइबर के हवाले से था कि हम जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं, बेसिकली दोनों मैंने टेक्निकली पढ़ा रहे होते हैं, इंटरनेट के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसका होता ये है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनमें कुछ अंग्रेज़ी से वाकफ़ नहीं होते हैं। और सबसे आसान चीज़ होती है कि आप जब किसी को कमांड देते हैं इंटरनेट के ऊपर,
तो वो आपको सिर्फ बताना पड़ता है कि आप इस कमांड को दबाएंगे तो आपके सामने विंडो खुल जाएगी। अब उसके विंडो को तर्जुमा करने पड़ता, तो हमें बताना पड़ता था कि जब मैं आपको ये इशारा करूँगा तो उसका मतलब वो विंडो खुल रही है। अब जवाब में जब मुझे वो इशारा करता था तो मुझे उस पर जाना नहीं पड़ता था, मुझे पता लग जाता उसको बॉडी लैंग्वेज से कि वो सही है, जाना नहीं पड़ता। अच्छा, फिर बॉडी लैंग्वेज का बेसिक फ़ायदा जो हमें था वही था, जो आपके ट्रैवलर थे, मुसाफिर जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी ज़बान कोई भी हो सकती है। अच्छा, मतलब PIA की फ़्लाइटें जापान जाती थी, चीन जाती थी, तो वहाँ के जो मुसाफिर हमारे पास आते थे वो लैंग्वेज नहीं जानते थे, तो हमें बताना पड़ता था अपने स्टाफ को, ख़ुसूसन जो काउंटर पे होते थे, कि अगर कोई चीनी मुसाफिर आए या कोई जापानी मुसाफिर आए तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे उसकी लैंग्वेज के हवाले से। आपका सवाल था कि कहाँ से सीखा। ये सीखने वाली जो बात है सर, इसके मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, यूरोप में तो बहुत सारे हैं, और बेसिकली जो बॉडी लैंग्वेज करवाई जाती है वो मार्केटिंग के हवाले से करवाई जाती है, कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आप हर किस्म के लोग मिलते हैं, फिर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कौन सा शख्स सूदमंद होगा आपके लिए और आप उसे क्या बेच सकते हैं। इस हवाले से हमारे तो इस पर कोई इतनी खास तवज्जो नहीं दी जाती बॉडी लैंग्वेज में। अच्छा, PIA में आप तैनात रहे, इस हवाले से बॉडी लैंग्वेज के हवाले बॉडी लैंग्वेज के हवाले से वो यानी कि वो भी एक पार्ट था इसका, बेसिकली सिविल पार्ट था। मैं PIA में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं गया था अपना ट्रैफिक कंट्रोलर के हवाले से। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है, जो मुसाफिरों को सफ़र की सहूलियात मुहैया करता है और जहाज़ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में वो करता है, अपना गाइड करता है। अच्छा, तो बात हो रही थी बॉडी लैंग्वेज की। पर जब मैं कनाडा से वापस आया तो फिर मैंने PIA में वापस आ गया। तो PIA ने उस ज़माने में एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसका काम ये था कि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाते हैं उनको रोका जा सके। रोकने का तरीक़ाकार ये था कि एक तो लोग पासपोर्ट चेंज करके तस्वीर तब्दील करके बाहर जाते थे और बाहर जाके सियासी पनाह ले लेते थे। फिर दूसरा ये था कि मुकामी एजेंसीज को किसी तरीके से राम करके वो बाहर चले जाते थे। तो टास्क फोर्स जो थी उसको अटैच कर दिया गया 3 सफारतखानों के साथ, खसूसन जिनमें एक बरतानिया का सफारतखाना था, हाई कमीशन, एक कनाडा का हाई कमीशन था और एक इटली का सफारतखाना था, जो ज़्यादा यहाँ पे लोग जाते थे। और अब वहाँ पे फिर दोबारा टास्क फोर्स जो थी वो उसको बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत थी कि जाने वाला मुसाफिर है वो कितना जेन्युइन है। और क्योंकि जब आप गैर कानूनी काम करते हैं तो आपकी हरकत और सकनात से अंदाज़ा हो जाता है कि आप घबराए हुए हैं, आपको अपने पे एतमाद नहीं है। और लोग ऐसे भी थे जो निकल जाते थे बिल्कुल, यानी कि 2 जड़वा भाई हैं, एक के पास वीज़ा है, जाना दूसरे हैं, लोग निकल जाते थे। लेकिन उसके बाद कुछ लोग, अच्छा फिर हमें फैसिलिटी जो सबसे बड़ी ये थी कि कैनेडियन सफारतखाने के साथ हमारा रब्ता था, ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ हमारा रब्ता था और इटालियन, हम उन्हें, अच्छा वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। हम अमूमन फ़्लाइटें जाती थी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे फ़्लाइट जा रही है तो हम सफारतखाने से रब्ता करते थे और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। फिर उसके बाद ये भी हुआ कि उन्होंने हमें सॉफ्टवेयर भी दे दिया कि हम अपने कंप्यूटर पर बैठ के उसकी बारे में जानकारी कर सकें। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग निकल भी जाते थे, यानी कि वो हमें डॉज कर जाते थे, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं पहचान पाते थे। लेकिन उससे नतीजा ये हुआ कि PIA को जो जुर्माना होता था हर महीने, उसमें बहुत कमी आई और PIA को एक बार एयरलाइन समझा जाने लगा। अच्छा, तो हर मुल्क का ये है कि यहाँ से जो बंदा वहाँ पे जाए जो जेन्युइन नहीं है तो वो उसका PIA को जुर्माना होता है। जी, कानून तो ये है कि अगर आप एक ऐसे आदमी को लेके आ रहे हैं जो गैर कानूनी है तो PIA को जुर्माना हो सकता है। फिर PIA ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया, फिर उन्होंने उस कानून को ज़रा सा बदला कि अगर आपके पास जेन्युइन वीज़ा भी है लेकिन आपका इमिग्रेशन अफसर आपसे मुतमिन नहीं है तो आपको वापस भेज सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में तो ये है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे तो सब कुछ होता है, बहुत कुछ चलता है। अच्छा, जैसे ही आपको आपने एक बंदे को पहचान लिया बॉडी लैंग्वेज से कि ये बंदा 2 नंबर है, इसको नहीं जाना चाहिए बाहर, कई लोगों को अपने ऑफ रोड कर दिया जी जी, और यहाँ तो पैसे की पेशकश कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसा होता है। वो असल में होता ही है पेशकश का मामला, अगर 1 to 1 जैसे हमारी पुलिस में है ना कि खानदार साहब ने आपने तफ्तीश करनी तो कोई और शामिल होता, आप उसका बारगेनिंग कर लेते हैं। लेकिन हम जब टास्क फोर्स में काम करते थे तो कम अज़ कम एक मुसाफिर को 2 आदमी असेस करते थे। ये देखें, गलतफहमी भी तो हो सकती है जेन्युइन के लिए, तो 2 आदमी असेस करते थे और उसके बाद फैसला होता था कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, 2 तो वो हो गया, और 2 का मुतफिक होना ज़रूरी है, उसके बाद फाइनल अथॉरिटी
دیکھیں ہاں میں آپ کو بتا ان دو کا متفق ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دو آدمی کہتے ہیں جی نہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، ہاں جی، تو ہم نے اب جو ایک ایس او پی طے کیا ہوا ہے کہ ویزا پہلے تو چیک کیا جائے ایمبیسی سے کیا صحیح ہے، پھر دوسرا یہ کس نے جو کچھ ویزے میں کے لیے جو کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ میرا اتنا بینک بیلنس ہے یا میں ان کے پاس جا رہا ہوں، ان چیزوں کے بارے میں جانکاری کرتے ہیں، اور جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شک کا فائدہ پہنچتا ہے اس شخص کے اوپر جس پہ الزام لگ رہا ہو، اور اگر اس کے کیریئر کا معاملہ ہو اور ہم سمجھے اس کا جانا بہتر ہے پاکستان کے لیے، تو ہم بالکل اس میں کوئی ایسا نہیں سوچتے تھے کہ قانون کے محتاج ہی ہوتے ہیں اسے روکیں، ہم کہتے ہیں جاؤ۔ اچھا یہ دیکھیں کہ جرمانہ پی آئی اے کو کرتے ہیں، جی جی ویزا کہاں سے ایشو ہوا، جی ہاں، اور لوگ نہیں دیکھتے تھے، آپ اس میں بھی سن رہے ہیں کہ ویزا ایشو ہو گیا اور وہاں بھی انہوں نے 2 نمبری دکھائی، تو یہ اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ اس میں ہمارے سفارتخانے بھی غیر ملکی شامل رہے ہیں جنہوں نے بہت کمائی بھی کی ہے، تو آپ صرف پاکستانی کو اچھا پی آئی اے صرف جرمانے سے بچنے کے لیے سارا کچھ کرتا دیکھیں تھا؟ پی آئی سے جرمانے سے بچنے کے لیے بھی کرتا تھا، اور پی آئی کی ریپوٹیشن کے حوالے سے بھی یہ بات بنتی تھی کہ اگر آپ کو شرط یہ ہوتی تھی اگر اتنا جرمانہ ہو جائے تو پی آئی کی فلائٹیں سسپینڈ کی جا سکتی تھی، اور پھر یہ کہ پی آئی ایک عرصے سے پی آئی پہ مختلف الزامات لگتے رہے، پی آئی پہ الزام بڑا عام رہا کہ اٹامک بم کے سلسلے میں پی آئی نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا اور بہت ساری چیزیں جو باہر سے نہیں آ سکتی تھی پی آئی ان کو لے کے آیا۔ اچھا خان صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پی آئی اے میں یا باقی ایئر لائنس ہیں وہاں پہ باڈی لینگویج کا بہت زیادہ اہمیت ہے، تو عام زندگی میں بھی باڈی لینگویج کی بھی اہمیت میرا خیال ہے عام زندگی میں باڈی لینگویج کی بہت اہمیت ہے سر، اس کی وجہ یہ نماز ایک خاص طریقے سے پڑھنی چاہیے، باڈی لینگویج ہے، آپ اس سے بتا دیتے ہیں کہ تمہارا رکوع صحیح نہیں ہے بھائی، تمہارا سجدہ صحیح ہے، تو باڈی لینگویج سے آپ نے نظر لگایا نا، تو اس لیے یہ ہے پھر بچے جھوٹ بولتے بات بس فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ اگر اپنی انگلی کو روڑ رہا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے تو سچی بات نہیں کر، تو اس پارٹ آف باڈی لینگویج۔ اچھا ہم جا رہے ہیں کسی کو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو یہ بھی باڈی منہ سے نہیں بولتے؟ جی ہاں جی ہاں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، 2 چیزیں ہیں، اگر کسی سے آپ ہاتھ ملاتے ہیں بڑا ہلکے طریقے سے ہاتھ ملائے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا گرم جوشی نہیں ہے اور یہ آپ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا دوسرے لفظوں میں ہمارا جسم کا جو اکثر اعضاء ہاتھ ہو گیا آنکھ ہو گئی وہ بولتے ہیں دیکھیں یہی باڈی لینگویج یہی باڈی لینگویج۔ پھر آنکھ جو ہے نا سر، جیسے بندہ سمجھ جاتا ہے، دیکھیں آنکھ جو ہے نا 2 محبت کرنے والوں کے درمیان بغیر ڈائلاگ کے ایک رابطہ کروا دیتی ہے، یہ باڈی لینگویج کا حصہ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ آج ہم نے ساجد خان صاحب سے پوچھا باڈی لینگویج کے حوالے سے، انہوں نے اس حوالے سے کافی معلومات دیں، اور پاکستان سے جو لوگ باہر جاتے ہیں پی آئی اے کے ذریعے یا کسی بھی ایئر لائن کے ذریعے، وہاں پہ باڈی لینگویج کی خاص اہمیت ہے، اس حوالے سے ساجد خان صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایسے موضوعات پر ہم مزید گفتگو بھی کرتے رہیں گے اور ساجد خان صاحب سے رہنمائی بھی لیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔